हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है गोनेड्स। और हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर गोनेड्स के टू टाइप्स होते हैं, जेंडर वाइज टू टाइप्स ऑफ गोनेड्स। यानी एक है ह्यूमन मेल, उसके मेल गोनेड्स होते हैं, और दूसरे फीमेल के अंदर फीमेल गोनेड्स होते हैं। हम इन दोनों को अलग अलग से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मेल को हम पहले पढ़ते हैं। मेल गोनेड्स ह्यूमन बॉडी के अंदर टेस्टिस कहलाते हैं, यानी वो जगह जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होते हैं मेल के, वो टेस्टिस होते हैं। अब टेस्टिस को हम प्लूरल में भी लिखते हैं और सिंगुलर में भी। प्रोनाउंसिएशन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। टेस्टिस के अंदर जब हम ES सफिक्स करेंगे तो इट मीन्स कि हम प्लूरल लिख रहे हैं, और जब IS से हम उसको एंड करेंगे तो उससे हम अंडरस्टैंड करेंगे ये सिंगुलर है। अब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ गोनेड्स के हवाले से, पहले मेल की बॉडी की, फिर फीमेल की, उसकी पोजीशन जानने के लिए कि फ़र्ज़ करें कि ये स्ट्रक्चर है और बिटवीन द थाइज़ एक छोटा सा पाउच होता है जिसको स्क्रोटम कहा जाता है। इस पाउच के अंदर दो एग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर जो हैं ये टेस्टिस कहलाती हैं, और इनका पेयर होता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो हैंग हो रहा होता है बिटवीन द थाइस। अब फीमेल के बॉडी के अंदर ओवरीज का पेयर होता है, और ओवरीज भी बॉडी के अंदर इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ये जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी है, ये जगह बिल्कुल इस जगह पे एक ओवरी होती है और इसके पैरेलल दूसरी इस जगह पे होती है। दोनों एक पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, लेकिन ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, जबकि मेल के अंदर ये बॉडी से आउट बिटवीन द थाइस हैंग होती हैं। अब ये गोनेड्स जो हैं, इनका जो सेंट्रल सिस्टम है ब्रेन, वो दोनों का एक जैसा है, यानी दोनों जेंडर में। तो पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी हाइपोथैलेमस जो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो दोनों का एक जैसा है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस अपना काम पिट्यूटरी ग्लैंड से करवाता है, वो उसका असिस्टेंट ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लूप्स थे, उसका इंटीरियर जो साइड होता है, इंटीरियर लूप, वो इन दोनों ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। याद है कि दोनों के अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम गोनेडोट्रोपिन्स कहेंगे। अब गोनेडोट्रोपिन के लिए हमारे एंटीरियर लूप से एक हार्मोन FSH रिलीज़ होता है, और दूसरा जो हार्मोन है वो है LH यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों मिला के गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाता है। अब मेल के अंदर जब ये FSH और LH की सिक्रेशन आएगी तो ये टेस्टिस काम करना शुरू करेंगे, जबकि फीमेल के अंदर ओवरीज जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगी। अब ये दोनों स्टिमुलेट तो होते हैं सेंट्रल सिस्टम से, यानी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर सिक्रेशन से। अब मैं मेल के लिए कहता हूँ कि जब मेल के टेस्टिस स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो बनाते हैं अपना हार्मोन जिसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। जबकि फीमेल की बॉडी के अंदर जो फीमेल के ओवरीज हैं उनके अंदर दो किस्म के हार्मोन बनते हैं। एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरोन। फीमेल की बॉडी में दो हार्मोन्स होते हैं और मेल की बॉडी के अंदर एक ही हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि ये जो सेंट्रल सिस्टम है उसने जैसे ही टेस्टिस को स्टिमुलेट किया, टेस्टोस्टेरोन बनाया, तो टेस्टोस्टेरोन के बनने के लिए हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे टेस्टिस की, कि टेस्टिस होते कैसे हैं। इनमें से एक स्ट्रक्चर को हम बाहर निकालते हैं, और एक स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ओवल शेप यानी एग लाइक शेप की ये स्ट्रक्चर होती है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर से दो पार्ट होते हैं इक्वल। एक हिस्सा कन्वोल्यूटेड होता है, दूसरा हिस्सा जो है फ्लूइड फिल्ड होता है। जब FSH एंटीरियर लूप से सीक्रेट होकर ब्लड के ज़रिए इस साइड में पहुंचेगा, जो साइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाती है, इसके अंदर स्पर्म्स बनना शुरू हो जाएंगे। FSH आया, सिग्नल दिया, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने
स्पर्म्स बनाने का काम शुरू कर दिया टेस्टिस के अंदर। जैसे ही स्पर्म बनेंगे तो बनते ही इधर साइड वाले स्पेस में, इस जगह पे स्टोर होते जाएंगे। तो मेल के अंदर जो है स्पर्म बनते रहते हैं और स्टोर होते जाते हैं अपने प्रोसेस से। जैसे ही LH दूसरा सिग्नल आएगा तो उस वक्त ये जो स्पर्म्स हैं ये इन टेस्टिस से रिलीज़ होंगे, और ये रिलीज़ होने के लिए टेस्टिस के साथ एक डक्ट होती है जिसका नाम है वास डिफरेंस। ये वो डक्ट है जो स्पर्म को इस जगह से फ्लोट करा के बॉडी से आउट फीमेल की तरफ रिलीज़ कराने में हेल्प करता है। तो टेस्टोस्टेरोन वो फ्लूइड है जो स्पर्म के लिए फूड, ऑक्सीजन और यहाँ से जाने के लिए अरेंज करेगा, और वास डिफरेंस वो रास्ता है जिससे वो टेस्टिस से बाहर रिलीज़ होने में जो है सपोर्ट देते हैं। अब जैसे ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और ये स्पर्म्स जो है टेस्टिस से रिलीज़ होंगे तो मेल के अंदर कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी आते हैं। उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, बिहेवियरल चेंजेस होती हैं। वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको हम पढ़ते हैं कि उनमें सबसे पहला कैरेक्टर होता है वो सेकेंडरी हेयर्स होते हैं, यानी मेल के बॉडी के ऊपर सेकेंडरी हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे मोस्टेचेस का आना और साथ साथ बियर्ड का आना, और इस तरह से बॉडी के दूसरे चेस्ट पे हेयर्स का आना, लेग्स पे हेयर का आना, और बाकी बॉडी में कभी कभी ज़्यादा हेयर आ जाते हैं, कभी कम होते हैं। ये शो कर रहा होता है कि टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन जो है वो इनहांस हो रही है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन इनहांस होगी तो ह्यूमन मेल के अंदर मसल डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, यानी उसकी मैच्योरेशन जो है वो हो रही होगी। इसी तरह से इसके इन्हांसमेंट से बोन जो होते हैं, बोन के अंदर भी स्ट्रांगनेस आ जाती है, यानी उनका भी वेट फीमेल के कंपेयर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें मेल को थोड़ा सा हेल्दी लुक कराती हैं। सेम इसी तरह से एक और भी चेंज आती है कि मेल का वॉइस थोड़ा सा डीप होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गए सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो टेस्टोस्टेरोन के साथ बॉडी के अंदर चेंजेस लाए, और जब ये सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये बॉडी एडल्ट हो गई है, और इस एडल्ट बॉडी को जो है अब हार्मोन्स के ज़रिए अपने स्पर्म रिलीज़ कराने की कैपेबिलिटी है। ये अब इंडिविजुअल जो है कैपेबल फॉर रिलीजिंग ऑफ गैमेट से। तो अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं, दूसरी जेंडर फीमेल के अंदर दो किस्म के हार्मोन होते हैं जो है वो दोनों भी ओवरीज से रिलीज़ होते हैं। एक ओवरी को मैं बना रहा हूँ, ये ओवरी है, इसका शेप भी ओवल शेप होता है और बिल्कुल जैसे टेस्टिस की शेप थी इस तरह से इस ओवरी के अंदर रा एग्स होते हैं। ये जो रा एग्स, या इनको हम ओवा प्लूरल या ओवम सिंगुलर कह सकते हैं, और ये एक ओवरी के अंदर अबाउट 2 लाख होते हैं। तो 2 ओवरीज होती हैं, तो इस तरह से इनका मिकदार बढ़ जाएगा। तो अब जब भी FSH ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा तो ये जो रा एग्स हैं ये साइक्लिक फॉर्म में मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। तो इनमें से एक ओवरी से अपने अपने टर्न में मैच्योर होता रहेगा। तो एग और ओवा को मैच्योर कराने के लिए जो सिग्नल पिट्यूटरी के एंटीरियर लूप से आया वो है FSH। जैसे ही FSH इन रा एग में से किसी एग को मैच्योर करेगा तो वो यूटेरस की तरफ रवां दवां हो जाएगा। याद रहे कि यूटेरस बॉडी के सेंट्रल पार्ट में होती है, लेकिन ये थोड़ी सी डार्सल साइड पे होती है, और उसके तरफ जो डक्ट जाती है ओवरीज से वो कहलाती है ओविडक्ट। अब मैं इस ओविडक्ट को बढ़ा करके बना रहा हूँ ये ओवरी के साथ, ये देखें। अब जैसे ओवरी से ये ओविडक्ट, ये फुनेल शेप होती है थोड़ी सी, जो एक मैच्योर हुआ वो इस जगह पे आ जाएगा, और अब ये ओविडक्ट के ज़रिए
यूटिरस के तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जो एस्ट्रोजन की हेल्प से होता है, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन की मदद से हुआ। अब ये एस्ट्रोजन उस मैच्योर एग के लिए यहाँ पे सारे वो अरेंजमेंट करवाएगा नेसेसरी, जो उसको फर्टिलाइज करा के यूटिरस की तरफ ला जाएंगे। अब यूटिरस जो है वहाँ पे ज़्यादा जो है उसकी डेवलपमेंट होगी फीटस वगैरह की, उसमें हम बाद में आते हैं। पहले हम एस्ट्रोजन को पढ़ते हैं कि जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल की बॉडी में सेकेंडरी कैरेक्टर्स लाता है मेल की तरह से। ये हो गए सेकेंडरी कैरेक्टर्स। नंबर 1, फीमेल के अंदर भी मेल लाइक सेकेंडरी हेयर्स आते हैं, लेकिन उनकी मिकदार थोड़ी कम होती है, मेल की तरह ज़्यादा पूरी बॉडी पे नहीं होते, सम स्पेसेस पे होते हैं सेकेंडरी हेयर्स। और उसके साथ फीमेल के जो बोन होते हैं वो ज़्यादा जो है हैवी नहीं होते, वो लाइट होते हैं। और थर्ड वन जो है वो है कि फ़ीमेल के अंदर मसल डेवलपमेंट नहीं होती, बल्कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, और ये भी जो है एस्ट्रोजन की मदद से हुआ। अब फीमेल बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन की मदद से एक और करेक्टर आएगा मैचुरेशन के लिए, वो है फोर्थ वन, उसकी वॉइस शार्पनिंग, यानी फीमेल का जो वॉइस है वो शार्प होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो करेक्टर हैं ये आ गए, तो इसका मतलब है एस्ट्रोजन ने अपना एक्चुअल काम एक को मैच्योर कराया, वो भी कराया, साथ साथ सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं वो भी लाया बॉडी के अंदर। अब ये बॉडी एडल्ट है और ये बॉडी भी कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। लेकिन अब इस सारे सिस्टम के अंदर जो सेकंड हार्मोन है जो है प्रोजेस्टेरॉन, उसके फंक्शन को अब हम पढ़ते हैं। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका काम सारा यूटिरस के अंदर होता है, ये जगह यूटिरस इसके अंदर होता है। ये क्या कराता है कि यूटिरस के अंदर काम तभी स्टार्ट होता है जब वहाँ पे फीटस यानी एम्ब्रियो बनता है। तो उसके बनने का प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, और वो जो मदर के बेली के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान गेस्ट बन रहा होता है, उस गेस्ट के बनने के लिए जितने भी सारे अरेंजमेंट होते हैं इस जगह पे ये प्रोजेस्टेरॉन को देखने होते हैं, वो सारे काम इधर करता है अपने। अब दोनों जेंडर के अंदर, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ने अपना काम किया और पूरी बॉडी को मैच्योर कराया और रिप्रोडक्शन के लिए एल बनाया। इसी तरह से फीमेल की बॉडी के अंदर ये दो जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दोनों मिलके फीमेल की बॉडी को रेडी फॉर रिप्रोडक्शन कराते, यानी उसको मैच्योर कराते हैं ताकि उसके सारे फंक्शंस सरअंजाम हो पाए। इसी तरह से दोनों के हमने आए स्टूडेंट्स, आज हम पेनक्रियास को स्टडी करेंगे। ह्यूमन बॉडी का वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड पेनक्रियास, या इसको आप पेनक्रियाटिक ग्लैंड भी कह सकते हैं, यानी ये कुछ लोग इसको आर्गन समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ग्लैंड है और ये इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, यानी इसकी डिफ़ाइनिंग पॉइंट लिखते हैं। नंबर 1 कि ये हमारी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, यानी जब हम इसको पोजीशन में देखेंगे कि जैसे कि ये चेस्ट कैविटी है, इसके बिल्कुल नीचे ये एब्डोमिनल कैविटी है, इस जगह पे ये लेटरल फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, और एब्डोमिनल कैविटी में लेटरल। अब एब्डोमिनल कैविटी में बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, तो उसमें हम ये लिखते हैं कि ये जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट और हमारे स्टमक के नीचे जो फर्स्ट टर्न होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उस टर्न के अंदर ये पड़ा हुआ होता है, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रहे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, इलियम एंड इस्चियम। उसका जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, ये उसके साथ अटैच होता है। अब ये मैं स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये फ़र्ज़ करेंगे ये स्टमक है और ये इसकी कन्वोल्यूशन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक के नीचे बिल्कुल और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट टर्न में बिल्कुल इस लोकेशन पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर का एक ग्लैंड मौजूद होता है, जो है पेनक्रियास, या आप इसको पेनक्रियाटिक ग्लैंड कह सकते हैं।
अब इस पेनक्रियास की जो काम है, उन काम के हवाले से और स्ट्रक्चर के हवाले से हम डिटेल में जाएंगे कि ये प्लांट ह्यूमन बॉडी के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर का एक ग्लैंड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में लेटरल पोजीशन में होता है, और इसका अंदर सीक्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर की बाइल सीक्रेशन के साथ मिलके इंटर होती हैं, और जो फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है उसको डिज़ोल्व कराने के काम आती है। फंक्शंस के हवाले से पेनक्रियाटिक ग्लैंड दो फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है। मोस्टली इसका ज़्यादा पार्ट यानी अबाउट 98% इसका पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन है, और उससे जो हार्मोन या सीक्रेशन निकलती है जिसको पेनक्रियाटिक ग्लैंड कहा जाता है, वो सीक्रेशन हमारे फूड को डिज़ोल्व करने के लिए या डाइजेशन में हेल्प के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। जो उसके अपोजिट में जो लिवर होता है वहाँ से भी जो सीक्रेशन आती है जिसको बाइल सीक्रेशन कहा जाता है, उस बाइल सीक्रेशन के साथ मिल के कॉमन डक्ट बन के स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में इंटर हो जाती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़्यादा डाइजेशन में हेल्प आउट करती हैं। अब ये जो है इसका ज़्यादा हिस्सा होता है जो सीक्रेशन प्रोड्यूस करके इसको देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। इस सीक्रेशन को आप पेनक्रियाटिक ग्लैंड कहें फिर भी ठीक है, लेकिन ये हिस्सा हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है। हम इसे आगे चलेंगे कि इस पेनक्रियाज के अंदर इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है, यानी वो फंक्शन जो हमारे ब्लड में हार्मोन मिक्स होकर ब्लड के ज़रिए अपने टारगेट आर्गन में पहुंचता है और वहीं जाके बॉडी के स्पेशल जो फंक्शन होते हैं वो कराता है, वो है इसका एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन फंक्शन के हवाले से ये जो हार्मोन है इसके अंदर कुछ पैचेस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन स्ट्रक्चर को अब हम पढ़ने लगे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्ट्रक्चर में बनाने लगा हूँ इसकी बड़ी करके। ये देखें जैसे कोई प्लांट का लीफ होता है, पत्ता, बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी। उसके अंदर ये मिड ड्रिप जैसे एक बड़ी डक्ट भी है जो पूरे पेनक्रियास से हार्मोन को कलेक्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजती है, उसकी छोटी सी डक्ट्स। लेकिन इस सारे स्ट्रक्चर के अंदर छोटे से पैचेस होते हैं, यानी सम हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होते हैं। वो सेल बिल्कुल पेनक्रियास के अंदर वाले हिस्से में उससे अलग थलग हैं। वो पैचेस एक अलग हार्मोन बनाते हैं जो पेनक्रियास को नहीं देते। वो हार्मोन बना के ब्लड में मिक्स कर देते हैं और ब्लड उनको लेके जाता है लिवर में। यानी ये जो पैचेस हैं ये फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे उसका पूरा नाम है पाउल लैंगरहैंस। इस जगह पे हम उसको लिखते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जैसे किडनी के अंदर हमने पढ़ा था लूप ऑफ हैंडल, हैंडल साइंटिस्ट था, इसी तरह से ये भी लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट है, उसने ये पैचेस डिस्कवर किए थे। उसने अपने नाम के पीछे इनको कह दिया कि ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। इसके दो किस्म होते हैं, इसमें एक ग्रुप अल्फ़ा सेल्स कहलाता है, दूसरा ग्रुप बीटा सेल्स कहलाता है। दोनों की सीक्रेशंस भी एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, और वो दोनों जो हैं जो सीक्रेशन निकालते हैं उनके फंक्शंस भी एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। एक सीक्रेशन का नाम है इंसुलिन और दूसरी सीक्रेशन का नाम है ग्लूकेगॉन। अब इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से प्रोड्यूस होती है और ग्लूकेगॉन अल्फ़ा सेल से प्रोड्यूस होती है। दोनों को मिला के हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। अब ये जो इंसुलिन है पहले हम उसके फंक्शन को समझते हैं, उसके बाद ग्लूकेगॉन को समझेंगे। ये
जो इंसुलिन है ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन बना के इंसुलिन वाला लिवर में भेजता है और उसका टारगेट आर्गन हो गया लिवर। ये कब बनता है इंसुलिन? जब हमारे डाइट में ग्लूकोज ज़्यादा होता है, हम फूड इनटेक करते हैं तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में स्प्रेड हो जाता है, तो ग्लूकोज की लेवल हमारे ब्लड में हाई हो जाती है, यानी हाई लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। तो ये इंसुलिन क्या करता है कि हमारे ब्लड से जो ग्लूकोज है उसको लिवर में स्टोर करता है, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है। याद रहे कि एक ग्लाइकोजन में हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल या आप बोलेंगे थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल जमा हो जाते हैं। तो ह्यूमन लिवर के अंदर ग्लूकोज सारा जमा होके ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो रहा होता है। जब इसका मिकदार हाई होता है, जब हम ज़्यादा फूड ईट करते हैं या हमने खाना खा के बस किया है, तो वो स्टोर होने लगता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब इसका मकसद ये हुआ कि इंसुलिन ने क्या किया कि हमारे फूड को जो ग्लूकोज था उसमें उसको स्टोर किया, जमा किया, तो स्टोर करने वाला हो गया इंसुलिन। कब? जब ब्लड की जो शुगर लेवल है वो हाई होगी, ज़्यादा मिकदार होगा। अब उससे थोड़ा आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो है वो है ग्लूकेगन, और ये हार्मोन बिल्कुल उसके अपोजिट काम करता है। ये अल्फ़ा सेल से प्रोड्यूस हुआ, यानी सेम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो दो पेचेस थे उनसे ये प्रोड्यूस हुआ। इसका ये काम है कि जब हम खाना नहीं खाते इसी टाइम पे, या हमने खाना खाया और काम ज़्यादा किया, तो जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर था वो सारा यूज़ हो गया या मेटाबोलाइज हो गया, यानी हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर की लेवल है, ग्लूकोज की क्वांटिटी जो है वो लो हो गई है। तो उस कंडीशन में ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और ये हार्मोन क्या करेगा कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं या और कहीं आर्गन में अगर कहीं पे फूड स्टोर्ड हुआ पड़ा है, जैसे ज़्यादातर मसल में होता है फूड स्टोर हुआ होता है, तो वहाँ जाके उस फूड को मेटाबोलाइज कराता है। उसमें ग्लाइकोजन मेटाबोलाइज हो जाता है, लिपिड मेटाबोलाइज हो जाता है, ये सारी चीज़ें मेटाबोलाइज होकर हमारे लिवर में पहुँचती हैं। अब हम आगे चलेंगे, जब इन दोनों हार्मोन्स के अलावा एक सिचुएशन है जिसको डिजीज़ होती है डायबिटी मेलिटस, या कॉमन फॉर्म में हम उसको शुगर की बीमारी कहते हैं। कॉमन है बीमारी, आजकल हर घर में है, डायबिटी मेलिटस। अब डायबिटी मेलिटस में क्या होता है कि ये जो दो हार्मोन हम पढ़ के आए उनमें से इंसुलिन ये इनसफिशेंट हो जाता है, यानी इसकी जो है प्रोडक्शन वो कम होती है, या कुछ केसेस में नहीं भी होता प्रोड्यूस। तो जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारा लिवर जो है तो फूड को स्टोर नहीं कर सकता, और जितना भी हम फूड इनटेक करते हैं वो सारा हमारे ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन आ जाती है, और ब्लड उस ग्लूकोज को लेके बॉडी के एवरी सेल्स तक रसाई देता है। जब सेल अपने ज़रूरत जितना उठा लेते हैं, बाकी जो बचता है ग्लूकोज, तो ब्लड वापसी में उस ग्लूकोज को हमारी किडनी की तरफ लेके जाता है, और किडनीज़ उसको हमारे यूरिन में बॉडी से पास आउट कर देती हैं। यानी जब ग्लूकोज स्टोर नहीं हुआ तो किडनीज़ ने उसको ज़ाया कर दिया, क्योंकि उसको जमा करने वाला जो हार्मोन है इंसुलिन उसकी बॉडी में कमी हो गई है, उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। अगर वो होता तो ये चीज़ें स्टोर हो जाती, लेकिन अभी नहीं है तो वो ज़ाया हो रही हैं। तो इस कंडीशन में जो पेशेंट होगा जिसको डायबिटी मेलिटस यानी शुगर की बीमारी होगी, जो शुगर पेशेंट होगा उसको ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा उसको भूख लगेगी, यानी हंगर एंड थर्स्ट दोनों उसको जो है ज़्यादा हिट करेंगी इन कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। और ये दोनों जब काम हो गए तो उसको बार बार यूरिन भी की हाजत भी होगी उसको। तो जब ये चीज़ें होगी, बॉडी के अंदर जो फूड है वो ज़ाया हो रहा होता है, तो वो उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार खाने की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर वो ज़्यादा नहीं खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर जितने मसल्स हैं उन्होंने जो स्टोर किया है वो सारा इस्तेमाल होगा, तो उसके मसल वेस्टिंग होगी, यानी वो वीक होने लगेगा। अब डायबिटी मेलिटस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ मेजर्स हैं। जैसे उन मेजर्स में पहला है कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है, यानी अपने डाइट को बैलेंस करना है। इसमें आपने फ्रूट खाने हैं, अनाज सारे, और जो जहाँ पे लिपिड होता है जिनमें, उन चीज़ों को कम, और जहाँ पे फाइबर्स इन वेजिटेबल्स, ग्लूकोज वाली चीज़ें जिनमें से जल्दी जल्दी ग्लूकोज मिले, वो चीज़ें डाइट में ज़्यादा लानी है। और इसे कहेंगे हर चीज़ को अपने बैलेंस में रखना है ताकि इसकी कमी ना हो। नंबर 2 मेजर है कि जिसको डायबिटी मेलिटस का इशू हो तो वो एक्सरसाइज करता रहे। जब कोई बंदा ज़्यादा रेस्ट करता है या साय में काम करता है, कुछ ऐसी काम की नेचर होती हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्सरसाइज बंदा अगर करता रहे तो उसको डायबिटी का जो है प्रिवेंशन उसकी हो सकती है। अब थर्ड वन है कि अगर किसी को खदशा है कि वो इनहेरिटेड है, उसको उसके पेरेंट्स से उसको लग सकती है डायबिटी मेलिटस, तो अपना ब्लड ग्लूकोज जो है उसको मॉनिटर करता रहे, यानी उसको मॉनिटराइजेशन के लिए कोई मेकनिज़म बना दे के टाइम टू टाइम वो ख़ुद को चेक करता रहे कि उसकी ब्लड ग्लूकोज की लेवल क्या है। उस हिसाब से वो ख़ुद को प्रिवेंट कर सकता है इन चीज़ों से। तो ये सारे डायबिटी मेलिटस के मेजर हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे कि जिस पेशेंट को अगर प्रॉब्लम है डायबिटी मेलिटस का, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो सोचेगा कि ये क्यों हुआ, कब हुआ। तो डायबिटी मेलिटस के जनरली 2 टाइप हैं, एक टाइप 1 कहलाता है और दूसरा टाइप 2 कहलाता है। टाइप 1 जो है वो बचपन में हो सकता है और वो ऑटो इम्यून है। उसके अंदर हमारे बॉडी के सेल्स हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल के ऊपर अटैक कर देते हैं। जबकि टाइप 2 ओल्ड एज में होता है, ज़्यादातर आफ्टर 40 ईयर्स होता है और ये इनहेरिटेड है। यानी आप समझो कि आपके पेरेंट्स को शुगर होती है, तो आप जब इस एज में पहुंचोगे तो आपको भी ये हो सकता है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है इंसुलिन डेफिशिएंसी, इसलिए इसका हल ये है कि आप बाहर से इंसुलिन इनटेक करेंगे, यानी इंजेक्ट करेंगे, तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। अब किसी बंदे की अगर शुगर लेवल मेंटेन नहीं है, तो अब जैसे नॉर्मल है या वो पेशेंट है तो वो कैसे मेजर करेगा। शुगर को आप मेजर कर सकते हैं। इसकी एक टेबल होती है कि वो खाने से पहले यानी फास्टिंग में, और खाने के बाद आफ्टर फूड, और फूड के बाद 2-3 घंटे के बाद भी आप चेक कर सकते हैं। अब उसकी आप टेबल बना लें, जैसे ये नॉर्मल बंदा बिफ़ोर ईटिंग और आफ्टर ईट उसकी क्या होती। जो नॉर्मल बंदा है खाने से पहले उसकी 80 से लेकर 100 तक हो तो वो नॉर्मल है। अब उसने खाना खा लिया है तो खाने के बाद वो फ़ौरन चेक करता है, तो उसकी 120 से जो है बढ़कर 200 तक या 150 तक चली जाए तो ये बंदा नॉर्मल है।